हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग का कल का क्वेश्चन था कि बताइए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला बाबू एंथ्रासाइट होता है। और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 85 से 90%। 85 से 90% या कहीं कहीं 97% भी दे देता है, 86 से 97%। तो ये ऑन एंड एवरेज कहीं भी आपका डाटा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हर जगह अलग अलग मिलेगा। ऑन एंड एवरेज के बात करें तो 90% के अप्रोक्स कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब सर कोयला के 4 प्रकार होता है, इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, उसके बाद में पीट कोयला होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है बाबू? पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 30 से 35%। 30 से 35%। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, अगर बात करें कि बिटुमिनस जो है ना बाबू, एंथ्रासाइट के बाद पाया जाने वाला सबसे अधिक अगर उपयोग में किया जाए ना कि एनटीपीसी वगैरह कौन सा कोयला का यूज करता है, तो बिटुमिनस कोयला का यूज करता है। यानी थर्मल पावर प्लांट में किस कोयले का उपयोग होता है? तो बिटुमिनस कोयले का उपयोग होता है। या घरेलू जलावन में बिटुमिनस कोयला का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि सर एंथ्रासाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? सर सवाल है ना कि सर एंथ्रासाइट का उपयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट में या कोई भी फैक्ट्री वगैरह में एंथ्रासाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? कहें कि सर देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है, यह उच्च कोटि का कोयला होता है। मामला ये है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी, यानी वो काम जितना हमको चाहिए ज़रूरत का वह बिटुमिनस कोयला से हो जाता है। एंथ्रासाइट कोयला काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसका अमाउंट भी कम रहता है, मात्रा भी कम है। इसलिए क्या किया जाता है कि बिटुमिनस कोयले का व्यापक तौर पर, ठीक है, यूज किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर बिटुमिनस कोयले का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद लिग्नाइट होता है। बिटुमिनस के में बात करें तो 75 से 80 या कहीं 85% भी दे देता है। किस में? बिटुमिनस में। लिग्नाइट में बात करें तो 60-65% इसमें होता है, लिग्नाइट में। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा अधिकार बाबू? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी स्वतंत्रता के शीर्षक स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, सही बात है। जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का बचाव, विवेक की स्वतंत्रता, ठीक है। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो विवेक की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों? कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का बचाव सम्मिलित किया गया है, लेकिन विवेक की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन। सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, भारतीय संविधान में घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती हैं। यानी भारतीय संविधान यह घोषणा करता है कि बाबू जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। अब सर स्वतंत्रता की बात करें तो जितना भी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता किस में है? या पत्रकारिता की स्वतंत्रता किस में है? 19 के ए में। कोई दिक्कत है? 19 के बी में बाबू कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के आप सभा इकट्ठा कर सकते हैं।
कोई दिक्कत है, आप एकत्रित हो सकते हैं। कोई दिक्कत। 19 के सी में क्या है बाबू, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप पार्टी का गठन कर सकते हैं, एक संघ बना सकते हैं। यह आपके 19 के सी, अनुच्छेद 19 के सी आपको क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। 19 के डी कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य में आवागमन कर सकते हैं। 19 के डी ऐसा प्रावधान करता है। अच्छा सर, 19 के ई के बात करें तो 19 के ई में क्या है कि हम किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पर बस सकते हैं, रह सकते हैं। समझ में आ गया ना, भारत के किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं और रह सकते हैं। पहले एक्सेप्शन में क्या था, जम्मू कश्मीर जब 370 अनुच्छेद था वहाँ पर, अब वहाँ पर जब 370 ख़त्म हो गया तो अब क्या हो गया, वहाँ कोई भी व्यक्ति रह सकता है, बस सकता है, यानी वहाँ निवास कर सकता है, अस्थायी रूप से वहाँ का निवासी हो सकता है। कोई दिक्कत। अनुच्छेद 19 के एफ में क्या था कि अनुच्छेद 19 के एफ में जो, ठीक है, ई के बाद एफ है, जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको 19 के एफ से संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता जो था उसको हटा करके अब इलीगल कर दिया है। इलीगल कहने का मतलब समझ रहे हो, लीगल के कर दिया गया है, यानी उसको विधिक कार्रवाई के तहत कर दिया, कानूनी कार्रवाई के तहत कर दिया गया है कि आप अगर आय से अधिक व्यय अर्जित करते हैं तो आपको बताना होगा कि कहाँ से हम पैसा लाएं। जैसे मेरा इनकम है 30,000 मान लीजिए, या 20,000 हम कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, अगर हम लाख 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया अर्निंग करने लगे तो आपको जवाबदेही देना होगा कि आप किस आधार पर या किस स्रोत से आप पैसा इतना इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको 19 के एफ से हटा करके इसको 300 के ए के तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत कर दिया गया। खुद ही कहते हैं। अच्छा सर, जी में क्या है, 19 के जी में तो आप भारत के किसी भी राज्य में कोई भी बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य, कोई भी चीज़ दुकान दौरी खोल सकते हैं, समोसा छानने वाला चाहे पकौड़ी छानने वाला चाहे जो भी आपको करना हो, ठीक है, वो कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, यानी वहाँ के आप ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप छनबे कीजिएगा, आपको रेडीमेड या रेडियो बनाना हो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए, भारत के में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? भारत में प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है बाबू? 5 वर्ष। बहुत सुंदर, यानी जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक क्या करता है प्रधानमंत्री, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास प्राप्त किए रहते हैं तब तक वह अपना कार्यकाल की अवधि में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? यानी कॉमन सिविल कोड, ये क्या है? समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अनुच्छेद, बहुत सुंदर, अनुच्छेद 44। कौन सा राज्य लागू किया है? गोवा। कौन वाला बीच पर? गोवा। सबसे भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा का राजधानी, हाँ, 25वां राज्य गोवा। बहुत सुंदर। चलिए दोस्त, यदि महालेख परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है, सुनिएगा, गोवा वाला पर थे ना हम लोग अभी, बताइए। कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44, समान आचार संहिता बाबू अनुच्छेद 44। पहले अनुच्छेद कहाँ से उठा लेते हैं? अनुच्छेद 39 के क से। निःशुल्क और विधिक सहायता किस में? अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, महात्मा गांधी कहे थे। कोई दिक्कत है? ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। अच्छा सर, अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, यानी काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, या 43 के क में फैक्ट्रियों में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ये अनुच्छेद 45 के बात करें तो 5 वर्ष ठीक, हाँ, यानी अनुच्छेद 45 में है कि 5 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान, विशेष सुविधा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन।
अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, बहुत सुंदर। 49 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 49 राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, सुनिए 49 है, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का देखभाल करना, निरीक्षण करना। ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है किसको बाबू? राष्ट्रपति को। यानी महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक मतलब कैग नहीं, CAG कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑफ इंडिया। यानी अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 ना, यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। किसको बाबू? राष्ट्रपति को। कैग के काम कौन बता देगा? कैग का क्या कार्य है? अधिक खर्चा ना हो। हाँ एग्जैक्ट है। यानी जो व्यय हो वह अनावश्यक व्यय न हो, जो व्यय हो रहा है उसका सही से देखभाल करना कि वह व्यय हो रहा है तो उतना पैसा लायक खर्च करने लायक वो जगह है कि नहीं है। ये नहीं कि कोई फंड 1000 में बनने वाला है और उसके लिए पैसा 2000 तो फंड पास नहीं किया जा रहा है। तो ये सब सारा का सारा चीज़ किसका काम है? कैग का, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महालेखा परीक्षक कहते हैं जिसको, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक खुद ही कहते। यह अपना त्याग पत्र किसको देता है? कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 148। त्याग पत्र राष्ट्रपति को, कहें कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तो त्याग पत्र किसको? ना कोई दिक्कत? अच्छा जी, चलिए। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन में है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं संसदीय सचिवालयों के द्वारा नहीं, सचिवों के द्वारा नहीं, कैबिनेट के द्वारा संपूर्ण निर्णय लिया जाता है। अफसर कैबिनेट में कौन कौन आ जाते हैं? तो देखिए मंत्रिपरिषद आ जाता है। आपको ये कैबिनेट में जो मेन मंत्री होता है ना, वो के सारा कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। आप पूरे अगर मंत्रिपरिषद में बात करें तो देखिए राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कौन है? उप मंत्री। ठीक है, उप राज्य मंत्री, ये सारा के सारा आ जाते हैं किसके अंतर्गत? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। लेकिन कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जितना मेन मंत्रालय होता है, सारा के सारा जितना मंत्रालय है ना, सभी मंत्रालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है ना, वही निर्णय जो होता है महत्वपूर्ण निर्णय होता है। तो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। अच्छा, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक, देखिए धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 ना, कोई डाउट? अब देखिए कह रहा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। मामला सुनिए क्या कहता है। धन विधेयक दोस्त केवल लोकसभा में पारित होता है। आप धन विधेयक डायरेक्ट राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। धन विधेयक ऐसा है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरीक़ा से सिमिलरली बता रहा हूँ कि राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में, विधान परिषद जिस राज्य में है वहाँ पर धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है या पारित नहीं होता। समझ में आया क्या? धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है और अप्रूवल के लिए राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन तक वापस नहीं करते हैं, यानी कोई निर्णय नहीं लेता है, तो समझा जाएगा कि वह कानून क्या है? लागू है, पारित है। लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अच्छा जी सुनिएगा,
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है तो लोक लेखा समिति से। अवसर लोक लेखा समिति आ गया। लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में। लोक लेखा समिति का स्थापना इसे जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ना काहे कि सर इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15-7 लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 गो लोकसभा के और 7 गो राज्यसभा के। इसका स्थापना कब हुआ था? 1921 में लोक लेखा समिति के। समझ में आया क्या? अब सर लोक लेखा समिति तो हो गया। प्राक्कलन समिति एक नाम सुने होंगे। प्राक्कलन समिति का स्थापना 1931 में। कब? इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। खुद ही कहते। अब प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं। 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के। कोई भी इसमें राज्यसभा के सदस्य हाँ। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों का कार्यकाल 1-1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? खुद ही कहते। सबको ये चलिए दोस्त, जो प्राक्कलन समिति था, प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1950 में दोस्त हुआ था। ठीक है, सॉरी बोला गया 1931। ठीक है, प्राक्कलन समिति का स्थापना एक्चुअल में 1950 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य होते हैं बाबू? 30 गो। अब प्रत्येक 30 सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। खुद ही कहते हैं। अब प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल यानी प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, आइए एक धन विधेयक हो गया। आकस्मिक है, आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड कहते हैं। आकस्मिकता निधि को क्या कहते हैं? कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यवहार करता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। यानी आकस्मिक निधि पर किसका पूर्ण अधिकार होता है बाबू? राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति बिना संसद के इजाजत के वो क्या कर सकते हैं? इससे धन निकासी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर संचित निधि से धन निकालना होगा ना, तो बिना संसद के स्वीकृति से के आप संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते हैं। अब सर संचित निधि अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267। कौन सा? संचित निधि। संचित निधि का अनुच्छेद 266 में। खुद ही कहते हैं जितना भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितना भी भारत के बड़े बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति हैं, सबका वेतन और भत्ता संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से? ना ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत माने होता है पद से हटाना। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किस बाबू? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर। यानी संसद के दोनों सदन से 2/3 यानी 2/3 बहुमत से, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा कि नहीं ये व्यक्ति को हटाया जाए, और साथ ही में कदाचार सिद्ध करना होगा कि वह व्यक्ति कदाचार किया है यानी गलती किए हैं, तब भी उसको आप हटा सकते हैं। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग 324 प्रत्येक निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 300 कोई दिक्कत है? चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आहा, जितना जोड़ा गया सब 42वां संविधान संशोधन 1976 जितना जोड़ल गई। खाली एक ही याद रखना, घाव कर देगा। कौन? हाँ, कौन? कैबिनेट। बहुत बढ़िया, पढ़निहार है। ठीक है, यानी देखो एगो जो है ना कैबिनेट बाबू, कैबिनेट शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में देख लो कि कहाँ से निकाल कर कहाँ डाला जा रहा है ना। कोई दिक्कत? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। अब तो सर 42वां संविधान संशोधन के बारे में पर्चा गया खोलेंगे तो बहुत है। 42वां संविधान संशोधन को बताइए लघु संविधान कहा गया है।
इंदिरा गांधी के शासनकाल में सब हुआ था खेला। यही 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था बाबू कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था माननीय हमारे इंदिरा गांधी के सरकार में। तब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आता है, तब 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। उसमें क्या होता है कि मोरारजी देसाई की सरकार जब बनता है तो उसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 6 वर्ष से लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अच्छा सर, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि माल पानी मतलब संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी प्रोसेस के कानूनी प्रक्रिया के तहत रख दिया गया। 19 के एफ से हटा के उसको 300 के ए में डाल दिया गया। बाहर मोरारजी देसाई की सरकार। और क्या हुआ उनके सरकार में? तो जो भारत रत्न मिलता था ना, ठीक है, पीपल के पत्ता के आकार के, तो उसको क्या कर दिया गया कि बंद कर दिए, भारत रत्न देना ही बंद कर दिए। तब फिर 1981 में सरकार बना किसका? इंदिरा गांधी का। हाँ बाबू, तो यहाँ पर थे हम लोग इंदिरा गांधी पर। इंदिरा गांधी को नोबेल भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न, तो देखिए 1977 में जब बीजेपी का सरकार बना तो वह भारत रत्न बंद कर दिया गया था। जब पुनः चालू किया गया था तो 1980 में, कब? 1980 में सर्वप्रथम किसको भारत रत्न दिया गया? मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा को। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल। एक होता है अटॉर्नी जनरल और एक होता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है अधिवक्ता कहते हैं, नहीं, अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और अटॉर्नी जनरल कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 165। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 165 में सॉलिसिटर जनरल, जो कि राज्यों में अधिवक्ता होता है, नहीं, प्रत्येक राज्य में सॉलिसिटर जनरल होता है, और जबकि केंद्र में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। कोई दिक्कत है? अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76, सॉलिसिटर जनरल अनुच्छेद 165, कैग अनुच्छेद 148। कोई डाउट? देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में सन्निहित है, यानी संसद में। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल दिया है लेकिन नहीं होगा, काहे कि संसद जब दे दिया तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया। तो इसलिए आज ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। किसमें? केंद्र कहने का मतलब है क्या? उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों है। तो केंद्र में निहित है यानी संसद में निहित है। अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है बाबू? तो देखिए, वैसी शक्तियाँ जिसमें न केंद्र और न राज्य के अधिकार होते, यानी वैसा विषय जो न तो उसका जिक्र किया गया है संघ सूची में, न ही राज्य सूची में और न ही समवर्ती सूची में, तब उसको अवशिष्ट शक्ति के तहत रखा जाएगा। अवशिष्ट शक्ति के तहत अनुच्छेद 248 के हाथ धरेगा, कहेगा कि केंद्र हम उस पर कानून बनाएंगे। कौन कानून बनाएंगे? हम, यानी संसद उस पर कानून बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो 51, अनुच्छेद 51 पीछे चर्चा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। केंद्र सरकार, अभी देखिए ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर में ये सब क्वेश्चन पूछा है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। तो किस सूची के संदर्भ में केंद्र जो है राज्यों को निर्देशित कर सकती है? तो देखिए तीनों सूची में राज्यों को निर्देशित कर सकती हैं, यानी ठीक है। चलिए दोस्त, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन सा बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा कोई भी विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, इसका जांच कौन करेंगे? निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा कथी कहते। अच्छा सर, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। कोई डाउट? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की राजधानी आज जो भुवनेश्वर है, इससे पहले उड़ीसा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कटक। कहाँ पर? कटक। ठीक है। कटक में ही डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में। कब? 23 जनवरी 1897 को। इसलिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कोई डाउट? भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी यह ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि क्या चुने गए थे? निर्विरोध। और सर, यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे। कौन? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? चलिए, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। कौन सा बाबू? बिक्री कर। यानी राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर बाबू। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देख, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक है ये वही न्यायिक पुनर्लोकन, अनुच्छेद 137, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग अनुच्छेद 12 से 35। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं बाबू? उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति क्या होते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना बाबू, वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा के। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष, अगर हाई कोर्ट के कह दे तो 62 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय के, आंग्ल भारतीय ठीक है। अब हट गया है, 2019 के अधिनियम से इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति। किसके प्रति? राष्ट्रपति। यानी राज्यों के जो गवर्नर होते हैं ना बाबू, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, वह राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो जाति के आधार पर, न कि धर्म के आधार पर, न स्थान के आधार पर, न ही उम्र के आधार पर। किस आधार पर बाबू? जाति के आधार पर। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360। भारत के संविधान को कितने अंगीकृत किया है? किसने अंगीकृत किया है? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। आ गया ना, आज भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2010 में बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक यानी ग्रेजुएशन वाला में पूछा है। सोचिए, बच्चों को कारखाना में बलात् श्रम निषेध है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त न हो, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। राज्यसभा लेता है, लोकसभा लेता है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेता है। यानी सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा।
किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अच्छा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं, उसमें विधानसभा के सदस्य नहीं आते, कोई नहीं। खुद ही कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। 25 वर्ष बाबू, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है तो मालाबार तट। कौन तट? मालाबार तट। कहाँ से संबंधित है बाबू? कोच्चि से। कोच्चि कहाँ है? केरल में। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, केरल में ही। अच्छा सर, कोच्चि बंदरगाह केरल के मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जाता है। पूरे वर्ष भर वहाँ पर आयात निर्यात का काम किया जाता है। सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो सुनिएगा, सही कथन बता रहा हूँ। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। यानी नेविगेशन यानी नौ परिवहन जो चालन होता है, नौ संचालन, और मत्स्य ग्रहण यानी फिशिंग में मछली मारने वाले को ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। ज्वार भाटा क्या होता है बाबू? सहायक होता है। ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। जो ज्वार भाटा है ना, तो बड़े जलयानों को बाहर निकालने में यानी बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। कौन? ज्वार भाटा। अच्छा सर, ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, यानी सिल्टेशन, यानी ज्वार भाटा जो है ना बंदरगाहों में साधन रोकता है। ठीक। अच्छा, कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। जो कांडला है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तथा डायमंड हार्बर कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता। डायमंड हार्बर कहाँ है? कलकत्ता। ठीक है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। डायमंड हार्बर के नाम से कलकत्ता को जाना जाता है। ठीक है। तो जो कांडला बंदरगाह है यह गुजरात में है। डायमंड हार्बर ये सब कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है, यानी सभी कथन सही है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो कोच्चि में। कहाँ पर बाबू? कोच्चि में। यानी पोत प्रांगण यानी सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है बाबू? तो कोच्चि में, जहाँ जहाज़ों का निर्माण होता है। यानी जो कोच्चि है ना केरल में, यहीं पर सबसे बड़ा जहाज़ों का निर्माण होता है। और इस दृष्टि से कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। भारत के निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है बाबू? तो कोच्चि में। कोच्चि केरल। सुनिए, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है बाबू? तो कच्छ की खाड़ी में। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। एगो कच्छ के रण है, कच्छ के रण है, और एक कच्छ की खाड़ी है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, कच्छ के खाड़ी में कौन सा? कांडला बंदरगाह स्थित है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कांडला बंदरगाह, ठीक है, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ज्वारीय बंदरगाह भी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। यह गलत है। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है। कौन है बाबू? विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो निम्नलिखित में से सुनिए, सही कथन सुनिए। कोचीन प्राकृतिक पतन है। कोचीन जो है बाबू, यह प्राकृतिक पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, इसका पहले नाम नहावा शेवा बंदरगाह था। नहावा शेवा बंदरगाह था। कहाँ पर है बाबू? मुंबई में। ठीक है। तब जो जवाहरलाल नेहरू पतन है, यह भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? अब भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन नहीं है? तो देखिए, पूर्वी तट एक होता है पश्चिमी तट। ठीक है। तो पूर्वी तट में आ जाता है मेरे दोस्त तमिलनाडु के तट से लेकर जो कोरोमंडल तट है ना तमिलनाडु में, आ जाइए एकदम उत्तरी सरकार तट होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल के खाड़ी तक, यानी पश्चिम बंगाल तक। ठीक है। ये सब जितना तटीय क्षेत्र है ये पूर्वी तट कहलाता है। और तमिलनाडु के जो सबसे साउथ पार्ट है,
ठीक है, केप के मोरिन कन्याकुमारी, वहाँ से लेकर गुजरात तक चलाइए, ये सब कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी तट। खुद ही कहते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, पश्चिम में है। समझ में आ गया? जबकि चेन्नई में ही है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में है। तूतीकोरिन ये भी कहाँ है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे है तो कोलकाता विशाखापट्टनम, यानी कोलकाता विशाखापट्टनम दोनों के बीच में कौन है? पारादीप उड़ीसा। इन दोनों बंदरगाहों के भार को कम करने के लिए पारादीप जो बंदरगाह है इसका विकास किया गया था। पारादीप बंदरगाह का विकास किस राज्य में हुआ था बाबू? तो उड़ीसा में। और इससे सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है जापान को, यानी पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। किसको बाबू? जापान को। समझ में आ गया? अच्छा सर, लौह अयस्क भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। और सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने में मध्य प्रदेश। और तांबा के संचित भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है। टीन का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो पारादीप। पारादीप किस पर तट पर स्थित है बाबू? उड़ीसा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? पारादीप। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो देखिए कि विकल्प के अनुसार पारादीप है, लेकिन ऐसे भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। समझ में आ गया क्या? ऑप्शन में विशाखापट्टनम नहीं है, इसलिए इसका आंसर पारादीप होगा। मार्मुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है बाबू? मार्मुगाओ तो गोवा में। ठीक है। ये चिकमंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में। अच्छा सर, मंगलोर कहाँ है? तट कहाँ है? तो कर्नाटक में। कौन सा कथन सही है? तो कांडला गुजरात में है। कांडला जो बंदरगाह है बाबू गुजरात में है। चलिए दोस्त, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है बाबू? तो कोच्चि और विशाखापट्टनम, यह दोनों क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। अब पारादीप भी प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, लेकिन चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह, यानी सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। अच्छा सर, बताइए तूतीकोरिन कहाँ है बंदरगाह? तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। कारवार बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। वेरावल गुजरात में। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो काकीनाडा। काकीनाडा जो है ना बाबू, वह आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। बंदरगाह है, नगर है काकीनाडा। सुनिए, पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, कांडला बंदरगाह है। LNG के मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं है, वह कौन सा बंदरगाह है बाबू? कांडला। दहेज कहाँ है? गुजरात में। हजीरा कोच्चि। कोच्चि तो जानते हैं केरल में है। हजीरा गुजराते में है। हजीरा कहाँ है? गुजरात में, जो कि LNG यहाँ पर है। दाभोल कहाँ है बाबू? तो महाराष्ट्र में। दाभोल महाराष्ट्र में है। एनोर तमिलनाडु में। लेकिन कांडला में LNG टर्मिनल नहीं है। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो बताइए कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। कहाँ पर बाबू? कन्याकुमारी तमिलनाडु। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है?
167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर। यानी सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे कौन कौन सा है बाबू? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी सेतु समुद्रम परियोजना है जो जिन्हें जोड़ती हैं, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को यह जोड़ता है। भारत में बंदरगाह प्रमुख और प्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो बी दहेज। दहेज जो है प्रमुख बंदरगाह नहीं है। दहेज किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो यह रासायनिक पदार्थों के लिए, रासायनिक केमिकली चीज़ ज़्यादा यहाँ पर तैयार होता है दहेज में। कोई दिक्कत है? दहेज कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चेन्नई तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु। कोचीन केरल। न्यू मंगलौर कर्नाटक। मार्मुगाओ गोवा। मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू को नौवां सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। इंदौर तमिलनाडु। कांडला कांडला बंदरगाह को अब किस नाम से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी दीनदयाल उपाध्याय नाम से अब जाना जाता है। किसको? कांडला बंदरगाह को। कोई दिक्कत है? जो दहेज पोर्ट है ना बाबू, वह गुजरात के भड़ौच जिले में है। गुजरात के जो साफ मौसम में कार्य करने वाला एक छोटा बंदरगाह है। यानी अगर मौसम सही रहा तभी इससे व्यापार वगैरह होता है। दहेज से छोटा सा बंदरगाह है। कांडला आप लोग जान गए। तूतीकोरिन तमिलनाडु। पारादीप उड़ीसा। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है बाबू? तो केरल में। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? केरल में। एन्नौर तमिलनाडु में। पारादीप उड़ीसा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन अगर कहेगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई। बहुत सुंदर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से कितना? 1620 किलोमीटर। 1620। ठीक है। इसको नेशनल वाटर वे फर्स्ट कहा जाता है। NW1 फर्स्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। तो केरल तटीय नहर जलमार्ग। केरल तटीय नहर जलमार्ग। ठीक है। अच्छा सर, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है कहाँ पर? तो पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी कहाँ स्थित है? पटना। गाय घाट। पटना गाय घाट। कोई दिक्कत है? यह 2004 में स्थापित हुआ था। यानी नीनी की स्थापना कब हुआ था? 2004 में। नानी ना नीनी। नीनी। हाँ नीनी। नीनी ना नीनी। ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। ठीक है। भारत का कोयले से संचालित होने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है तो चेन्नई के निकट। यानी भारत का कोयले को संचालित करने वाला, कोयला से संचालित होने वाला 12वां प्रमुख बंदरगाह विकसित हो रहा है कहाँ पर? चेन्नई के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कांडला। कौन सा? कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कांडला बंदरगाह। पानी। निम्नलिखित में से कौन सा पतन विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया के। कौन सा बाबू? हल्दिया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया। कौन सा? हल्दिया। विशिष्ट बाह्य पतन का उदाहरण है हल्दिया। याद रखिएगा, बाह्य पतन का उदाहरण हल्दिया। हल्दिया कहाँ है बाबू? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। बहुत सुंदर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? यानी पोत का आश्रय, पोताश्रय नहीं है। कहने का मतलब है बाबू कि बेंगलुरु जो है ना पोताश्रय नहीं है, नहीं तो मंगलौर, कोचीन, कांडला ये सब है। ठीक है। गार्डन रिच कहाँ है बाबू? गार्डन रिच तो पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में। मझगांव कहाँ है बाबू? तो महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड केरल में। फिर से गार्डन रिच कहाँ है?
पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में। मझगांव डक लिमिटेड कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ है? केरल में। बहुत सुंदर। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। कहाँ पर बाबू? रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। इसी को अब श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाने लगा है, जो कि अमृतसर पंजाब में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोचीन विमानपत्तन। कौन सा है बाबू? कोचीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कारिकल। कारिकल जो है भारत के पश्चिमी तट पर ही स्थित है। कौन कौन स्थित है? तो दमन है, जंजीरा है, रत्नागिरी है। ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन कराकल जो है ना बाबू, यह पुदुचेरी में स्थित है। यानी कहने का मतलब ये किधर आ गया? पूर्वी साइड में आ गया। निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बंगलुरु, कांडला है, मंगलौर है, कोचीन है। ये तो सबसे जानते हैं, खुद ही कहते हैं। चलिए दोस्त, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके क्या करें? शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और क्या करें? कमेंट जरूर करें दोस्त। खुद ही कहते हैं, क्या करें? कमेंट करें। ठीक। कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? किसको? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।